दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि आदमी जो कुछ भी उससे कह रहा था, लेकिन उस लड़की को तो खुशी के मारे यह सब बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह तो बस मुंबई जाने की बात से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। अब आगे अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। एक मेट निहाल को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सो ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। उसने अपनी पलकों को झपझपकाते हुए उसने उस मेट से पूछा, डैडी क्या कर रहे हैं? वो अपने ऑफिस का ज़रूरी काम कर रहे हैं, उस मेट ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो ऐसे ही हमेशा काम ही करते रहते हैं? निहाल ने फिर से पूछा। हाँ, काम तो वो हमेशा ही करते हैं। उनकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं और वो उन कंपनियों को अकेले ही संभालते हैं। इसलिए उन्हें अक्सर ही बहुत काम होता है। ओह, डैडी कितना काम करते हैं। और एक अभिनव चाचू हैं जो हमेशा ही काम से बचते रहते हैं। मैं जल्द से जल्द बड़ा होकर डैड की काम में मदद करूंगा, ताकि उन्हें अकेले को इतना सारा काम ना करना पड़े। निहाल ने कुछ सोचते हुए कहा। निहाल की ऐसी प्यार भरी बातों को सुनकर उस मेड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, पहले अच्छे से सो जाओ। अगर तुम अच्छी नींद नहीं लोगे तो जल्दी से बड़े कैसे होगे? मेड की बात सुनने के बाद निहाल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। रात के लगभग 11 बज चुके थे। जैसे ही यच काम करके स्टडी रूम से बाहर निकला, वो सीधा निहाल के रूम में आया। उसने देखा कि निहाल बड़े आराम से सोया हुआ है। अच धीरे से चलकर उसके नज़दीक गया और उसके सर के पास बैठ गया। उसने काफ़ी देर तक उसको निहारा और उसके बाद उसके माथे पर हाथ फेरा और उसने अपने रूम में चला गया। सुबह के वक्त निहाल को भी अच की तरह जल्दी उठने की आदत थी। वो दोनों एक साथ ही अपने अपने कमरे से बाहर निकले। निहाल ने जैसे ही अच को देखा, वो तुरंत भागकर उसके पास आया। अच सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। निहाल ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका एक हाथ पकड़ लिया। अच ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो निहाल उसका हाथ पकड़े हुए उसकी ही तरफ देख रहा था। क्या हुआ? अच बोला। कुछ देर तो निहाल चुप रहा और फिर उसने अच की आंखों में देखकर कहा, मुझे मेरी मम्मा को देखना है। निहाल की बात सुनकर अच के एक्सप्रेशन एकदम से कठोर हो गए। उसको भनक नहीं थी कि निहाल उससे आज धरा को देखने के लिए बोलेगा। अच ने थोड़ा गुस्से से कहा, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उनकी फ़ोटो देखनी है। मुझे देखना है कि वह कैसी दिखती थी। जब मैं नाना के घर जाता हूँ तो वह सब लोग भी मुझे उनकी फ़ोटो दिखाने से मना कर देते हैं और दादी के घर भी मम्मा की एक भी फ़ोटो नहीं है। प्लीज़ मुझे दिखा दो कि मेरी मम्मा कैसी दिखती हैं। आई रिक्वेस्ट यू डैडी। अपनी बात कहने के बाद भी निहाल बड़ी आस लगाकर अच को देख रहा था। उसने अच का एक हाथ उसने बड़े प्यार से पकड़ा हुआ था। अच ने अपने दूसरे हाथ की एक मुट्ठी बना ली। मेरे पास तुम्हारी मम्मा की एक भी फ़ोटो नहीं है, ये बोलकर अच ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। निहाल वहीं खड़ा रहा और अपने आंसू भरी आंखों से अच को जाते हुए देखता रहा। वैसे तो निहाल एक स्ट्रॉन्ग बच्चा था, लेकिन था तो फिर भी वो एक बच्चा, 4 साल का छोटा बच्चा, जिसके डैडी उसके साथ रूड बिहेव करते थे और उसने आज तक अपनी मम्मा की फ़ोटो तक को भी नहीं देखा था। क्या बीतती थी उस मासूम बच्चे पर, वो सिर्फ वही ही जानता था। लेकिन इतनी सी उम्र में भी उसने अपनी भावनाओं पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया था। लेकिन जब भी वो अच के सामने होता था
तो पता नहीं क्यों वह खुद के जज्बातों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद अच डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा था। तभी उसने चारों तरफ देखा और कहा, निहाल कहाँ है? आज की बात सुनने के बाद 1 मिनट निहाल को ढूंढने के लिए ऊपर गई, लेकिन उसको निहाल कहीं नहीं मिला। परेशान होकर वह नीचे आई और अच से घबराते हुए बोली, सर, निहाल बाबा कहीं नहीं मिल रहे। मिनट की बात सुनने के बाद अच की आईब्रोज आपस में मिल गईं। वह खड़ा हुआ और खुद ऊपर की तरफ आने लगा। उसको शायद पता था कि निहाल कहाँ होगा। निहाल और कहीं नहीं, आज के कमरे में ही था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और पूरे कमरे पर अपनी नज़र दौड़ाई। अच जानता था कि मेड उसके कमरे में निहाल को देखने नहीं आई होगी, इसलिए अच सीधा अपने कमरे में आ गया। वो वहीं था। निहाल अच की एक फोटो के सामने खड़ा होकर रो रहा था। साउंड इसोलेशन काफ़ी अच्छा होने की वजह से निहाल के रोने की आवाज़ बाहर नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही अच कमरे में एंटर हुआ, उसे निहाल की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अच को लगा कि जैसे उसके दिल में कोई जोर जोर से खंजर मार रहा था। उसने निहाल के पास जाकर उसको अपनी तरफ घुमाया और कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तब निहाल ने अपनी आंसू भरी नजरें ऊपर उठाई और अच से सिसकते हुए कहा, मुझे मम्मा चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी एक ही मम्मा थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें अब यह समझना होगा। तुम इस तरह से रो नहीं सकते। अच ने थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में इस बात सख्ती नहीं थी। वो ठीक तो कह रहा है। उसे भी माँ का प्यार मिलना ही चाहिए और ये वक्त बिल्कुल सही है। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तुम ऐसी जिंदगी भर तो अकेले नहीं रह सकते हो, इसलिए अब तुम्हें निहाल के लिए एक अच्छी माँ और अपने लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए। अचानक से दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। वो और कोई नहीं, अच के दादा थे। उसके साथ उनकी पत्नी गुड्डी जी भी थी। उन दोनों के अंदर आते ही निहाल की आंखों में आंसू देखे। गुड्डी जी ने गुस्से से कहा, तुमने फिर से इसको रुला दिया। तुम कैसे बाप हो? तुम्हारा कलेजा नहीं फटता अपने ही बेटे को रुलाते हुए? ये कहकर गुड्डी जी ने निहाल को गले से लगा लिया। ठीक समय पर आए हो आप दोनों। इसे यहाँ से लेकर जाइए और मुझे अकेला छोड़ दें। ये कहकर अच बाहर की तरफ जाने लगा तो उसके दादा ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम्हें पता है कि वो लड़की जा चुकी है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। तुम उससे एक बार मिल तो लो और हमें बताओ कि तुम्हें वह लड़की पसंद है कि नहीं। अगर नहीं, तो फिर हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखेंगे। जैसे ही विक्रांत जी की बात पूरी हुई, अच के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा कठोर हो गए। उसने पीछे मुड़कर आग उगलती आंखों के साथ कहा, मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं का मतलब नहीं। ये कहकर अच कमरे से बाहर निकल गया। अच के दादा ने बस अपनी गर्दन हिला दी और गुड्डी जी की तरफ से लाचारी से देखा। गुड्डी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, समझ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कैसे? तुमने देखा नहीं कि जैसे ही उसके सामने शादी की बात करते हैं तो कैसे आग उगलने लगता है। विक्रांत जी बोले, हाँ तो पोता भी तो आपका है, जिद्दी तो होगा ही, लेकिन उसको समझना होगा। निहाल के लिए उसको समझना होगा और अपने लिए भी उसको समझना होगा। किसी के जाने से जिंदगी रुक थोड़ी ना जाती है।
जब तक विक्रांत जी और गुड्डी जी नीचे आए तब तक अच पहले ही जा चुका था। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक आलीशान कार में एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी एक हैंडसम आदमी के साथ बैठी हुई थी। उस लड़की ने खुश होते हुए उस आदमी की तरफ देखकर कहा, मैं मुंबई देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा दुखी और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। अगर सुहानी को उसकी असली पहचान पता लग गई और वह उसे छोड़कर चली गई तो उसका क्या होगा। वह यही सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। उसको पूरा यकीन था कि सुहानी को उसकी असली पहचान पता लगने के बाद वह उसके साथ नहीं रहेगी, वह उससे नफरत करेगी। उसकी याददाश्त मिटाने के बाद भी इन 4 सालों में सुहानी ने आज तक उसे नहीं अपनाया था। वह आज तक भी उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसने भी आज तक उसके साथ कभी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। आज भी पता नहीं क्यों उसके सुहानी के करीब जाते ही सुहानी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी, इसलिए वह आज तक भी सुहानी का दिल नहीं जीत पाया था। जैसे ही शाम को घर वापस आया तो उसने मन ही मन कहा, निहाल तो अब जा चुका होगा। लेकिन उसके हॉल में कदम रखते ही उसे सबसे पहले निहाल और अभिनव सोफे पर बैठे दिखाई दिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेलने में बिजी थे। तब अच ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अभी तक यहाँ हो? दादा दादी के साथ तुम क्यों नहीं गए? अच की आवाज़ जैसे ही उन दोनों को सुनाई दी, उन्होंने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। निहाल जानता था कि अच उसी के बारे में बात कर रहा है। वो उसी से पूछ रहा है कि वो यहाँ से गया क्यों नहीं। इससे भी पहले कि वह कुछ बोल पाता, अभिनव बोला, भाई दादा दादी जी ने कहा है कि निहाल अब यहीं रहेगा और आप ही उसकी देखभाल करेंगे। निहाल कल से यहीं से स्कूल जाएगा, ये घर से भी तो स्कूल जा सकता है, अच ने कहा तो अभिनव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाई, उसका स्कूल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और दादा दादी चाहते हैं कि अब आप अपनी जिम्मेदारी समझें और एक बाप होने का फर्ज निभाएं। लेकिन आप चिंता मत करिए, अब मैं भी आपके साथ ही रहूँगा। आखिर मैं अपने भतीजे के बिना वहाँ उस घर में अकेले कैसे रह सकता हूँ। इसलिए हम दोनों यहीं रहेंगे और आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। परेशान? जहाँ ये दोनों एक साथ हों वहाँ वो कैसे परेशान नहीं हो सकता। उसने मन ही मन कहा और फिर उससे कुछ बिना बोले अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद अभिनव और निहाल एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। वाह, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा मुंबई में इतना अच्छा और बड़ा घर है। क्या ये तुम्हारा घर है? सुहानी ने पूरे घर को अच्छे से देखते हुए कहा, हाँ, और हम दोनों यहीं रहेंगे, उस आदमी ने जवाब दिया। तभी अचानक दरवाजे से एक काले कपड़े पहने आदमी अंदर आया। सुहानी, तुम एक काम करो, तुम जाकर अपना कमरा देखो, मैं तब तक कुछ ज़रूरी काम निपटा देता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर सुहानी खुशी खुशी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उस काले कपड़े पहने आदमी ने सर नीचे झुकाकर कहा, साहिल सर, मैंने अचराजादा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। साहिल ने इधर उधर देखा और कहा, मेरे साथ अंदर चलो। उसके बाद साहिल उस आदमी के साथ अपने स्टडी रूम में चला गया। साहिल ने चेयर के ऊपर बैठते हुए कहा, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है तुमने? सर, अचराजादा अभी भी अपने कैरिबियन वाले विला में अकेले रहता है। उसका एक 4 साल का बेटा है।
लेकिन वो अच रायजादा के साथ नहीं रहता। उसके बेटे का नाम निहाल रायजादा है और वो अपने दादा दादी के पास रायजादा मेंशन में रहता है। हाँ, लेकिन कभी कभार वह अच से मिलने उसके विला में आ जाता है। इन सालों में अच रायजादा का बिजनेस और भी ज़्यादा फैल चुका है। और तो और उसने कई और देशों में अपनी कंपनियां शुरू की हैं और वह बिजनेस की दुनिया में अब काफ़ी नामचीन आदमी बन चुका है, जिसका बाहर के देशों में भी काफ़ी अच्छा खासा दबदबा है। उस आदमी की बात सुनकर साहिल ने कुछ सोचते हुए कहा, उसने अभी तक शादी नहीं की? नहीं सर, हालांकि उसकी फैमिली उसके लिए हर बार कोई न कोई लड़की ढूंढ कर लेकर आती है, लेकिन वह हर बार मना कर देता है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नज़र रखना और उसके बेटे के ऊपर भी। याद रखे कि सुहानी उनसे गलती से भी ना मिल पाए। ओके बॉस। उसके बाद वो आदमी बाहर निकल गया। साहिल ने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा, मैंने सुहानी को यहाँ लाने का रिस्क तो ले लिया, लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। इधर अच के विला में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि आज निहाल के स्कूल जाने का पहला दिन था। इस वजह से सारी मेट्स उसके स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। कोई उसकी यूनिफॉर्म तैयार कर रही थी तो कोई उसके लिए खाने को लेकर ध्यान रख रही थी तो कोई उसके जूते चमकाने में लगी हुई थी। निहाल किसी शहंशाह की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। वो और बच्चों के जैसे स्कूल ना जाने के लिए किसी प्रकार का कोई ड्रामा नहीं कर रहा था। अभिनव ने उसे हैरानी के साथ कहा, तुम रो क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें कब से यहाँ चुप कराने के लिए बैठा हूँ। मुझे लगा था कि तुम आज के दिन बहुत ज़्यादा रोने वाले हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल शांत बैठे हो। मैंने तो तुम्हें चुप कराने की पूरी तैयारी भी रखी थी, लेकिन तुम्हारी आंखों से तो एक भी आंसू नहीं निकल रहा है। अभिनव की बात सुनने के बाद भी निहाल ने उसको ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। उसने अपनी बाजुओं को बांधते हुए कहा, चाचू, क्या आपने मुझे खुद के जैसे समझा है, जो अपनी लाइफ में आने वाले टास्क से डरकर पीछे हट जाऊं? मैं बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं हूँ। मैं अपने डैडी की तरह हूँ, जो आने वाली हर मुसीबत का डट कर सामना करे। निहाल की बात अभिनव अपना मुंह खोले सुन रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली, लेकिन तभी उसका ध्यान निहाल के पीछे खड़े अच पर गया। अच निहाल को ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अरे भाई, आप आ गए? तो क्या आप आज निहाल को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं? अभिनव ने कहा तो निहाल ने भी अपने पीछे देखा। अच को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी अभी एक ज़रूरी मीटिंग है। तुम ही इसको छोड़ कर आओ और उसके बाद सीधे ऑफिस आ जाना। अच ने उसकी तरफ बिना देखे कहा और वहाँ से बाहर चला गया। निहाल अपनी मासूम भरी नज़रों से अच को जाते हुए देखता रहा। अभिनव ने निहाल की मायूसी को भांप लिया था। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारे पापा की ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगा। अभिनव की बात सुनने के बाद निहाल ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में मायूसी साफ साफ अभिनव को दिखाई दे रही थी। अभिनव निहाल को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वो दोनों कार में बैठे हुए थे। निहाल कुछ नहीं बोल रहा था। आज पता नहीं क्यों, पर शायद वह चाहता था कि आज उसको छोड़ने आए। अभिनव को उसके मन की बात साफ साफ पता चल रही थी। आखिर वह उसका भतीजा था। बचपन से वो ही उसके सबसे ज़्यादा करीब रहा है, इसलिए वह उसको सबसे अच्छे से पहचानता था। हाय चैम,
तुम आज स्कूल में जाकर क्या करने वाले हो? अभिनव ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा। चाचू, आप कैसे बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो? क्या करूँगा का क्या मतलब? स्कूल में जो करने जाते हैं वही करूँगा। निहाल ने यह कहकर अभिनव की तरफ देखा और उसको एक प्यारी सी स्माइल दे दी। उसके चेहरे पर स्माइल को देखकर अभिनव के एक्सप्रेशन भी बदल गए। उसने फिर से उससे कहा, मुझे तो लग रहा था कि तुम वहां जाकर बच्चों और टीचर को परेशान करने वाले हो। लेकिन बच्चों, ये बात अच्छे से याद रखना, अगर तुम्हारे डैडी को इस बारे में पता लग गया ना, तो उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अभिनव की बात सुनकर निहाल ने सोचते हुए धीरे से कहा, गुस्सा ही दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे तो उन्हें आता ही नहीं। निहाल ने बेशक ये बात धीरे से कही थी, लेकिन अभिनव ने उसकी बात सुन ली थी। अभिनव को निहाल के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। निहाल को स्कूल छोड़ने के बाद अभिनव सीधा ऑफिस चला गया और वहीं सुहानी साहिल के छत पर खड़ी होकर मुंबई को देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे मुंबई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस शहर को सदियों से जानती हो, जैसे वे शहर में पहली बार नहीं बल्कि हजारों बार आ चुकी हो। उसको इस जगह से एक फैमिलियर फीलिंग आ रही थी, लेकिन यहाँ तक कि उसको याद था वह यहाँ कभी नहीं आई थी। यह सब सोच सोच कर उसके सर में दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बने एक स्कूल पर गई। वो स्कूल काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। सुहानी को उन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा। कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे थे तो कुछ बच्चे प्यार से खेल रहे थे। तभी उसकी नज़र कार से उतरते हुए एक बच्चे पर गई। वो निहाल था। उसने जैसे उसे देखा तो कुछ उसे अपनापन सा महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, यह बच्चा कितना प्यारा है। सुहानी निहाल को निहारे जा रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। वो साहिल था। सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो साहिल उसकी ही तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। साहिल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुहानी बोली, तुम मुझसे कब से इतना डरने लगी? मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? साहिल ने आसपास देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुंबई को देख रही थी। पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ से जानी पहचानी वाइब्स आ रही हैं। सुहानी ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए कहा तो साहिल के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। साहिल सुहानी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। सुहानी आसपास बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रही थी और साहिल उसको उसके मन में कहीं न कहीं डर बैठ गया था। साहिल का ध्यान उसकी रिंगटोन से टूटा। उसने फ़ोन को देखते हुए कहा, सुहानी, तुम यहीं पर रहना और कहीं मत जाना। शाम को मेरे आने के बाद हम घूमने चलेंगे। उसके बाद साहिल वहाँ से चला गया। साहिल के जाने के बाद सुहानी वहीं खड़ी रही और आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाने लगी। आज के ऑफिस में आज अपने केबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट नीरज वहां आया और उसने उसे याद दिलाते हुए कहा, सर, अभी आपकी मीटिंग है पैराडाइज होटल में। अर्श ने अपनी एक फाइल बंद कर ली और उसकी तरफ देखकर पूछा, अभिनव आ गया? अर्श की बात का जवाब देते हुए नीरज बोला, जी सर, वो आ गए हैं। वो अभी अपने केबिन में ही हैं। ठीक है, उसे भी मेरे साथ चलने को कहो। यह कर अर्श अपनी जगह से उठ गया और बाहर निकल गया। नीरज सीधा अभिनव को बुलाने के लिए उसके केबिन में गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया और अंदर चला गया।
उसने देखा कि अभिनव बड़े आराम से अपनी चेयर पर पीछे की तरफ होकर लेटा हुआ था। नीरज ने उसको ग्रीट किया और कहा, अभिनव सर, आपको अच सर ने अपने साथ पैराडाइज होटल में होने वाली एक मीटिंग में जाने के लिए कहा है। वो बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। नीरज की बात पूरी होते ही अभिनव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अब ये कौन सी मीटिंग है? अभिनव ने चिढ़ते हुए कहा, ये एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, क्योंकि इस मीटिंग में देश भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। इंडिया का इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाने के लिए वहाँ पर सब इकट्ठा होने वाले हैं। इसलिए अक्सर चाहते हैं कि आप भी उनके साथ जाएं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, इसमें इतनी चिंता क्यों करने की क्या बात है? अभिनव बड़े आराम से बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है। आज सर ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह का प्रिपरेशन नहीं की है। पहले उसका इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में नहीं था, लेकिन पता नहीं उन्हें आज सुबह ही क्या हुआ और उन्होंने इस मीटिंग में जाने का डिसाइड किया। अब पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, लेकिन अक्सर के अलावा इस प्रोजेक्ट को लेने की काबिलियत भी और किसी में नहीं है। अगर उन्होंने इस मीटिंग में जाने का प्लान बनाया है तो उसके पीछे भी ज़रूर कुछ बात होगी। ठीक है ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। अभिनव अपनी जगह से उठते ही बोला और बाहर निकल गया। नीरज भी उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। पैराडाइज होटल में आर्च और अभिनव जैसे ही कार से उतरे, उनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। वो आदमी और कोई नहीं, लविश था। लविश ने अर्च की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आखिर तुम आ ही गए। मेरे बुलाने पर कैसे नहीं आता? तुमने चैलेंज तो दिया था। मुझे चैलेंजेस पसंद हैं, अर्च एटीट्यूड के साथ बोला। तुम भूल रहे हो मिस्टर अचराजादा कि तुम इस मीटिंग में बिना किसी प्रिपरेशन के आए हुए हो, इसलिए तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को मिलने के चांस ना के बराबर हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है। लविश ने अर्च की आंखों में नफरत से देखकर कहा, लविश ओबरॉय, आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। क्या आप भूल गए हो कि मेरा भाई कौन है? अगर हाँ तो मैं आपको याद दिला दूं कि कई सालों में देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हमें ही मिले हैं, इसलिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, अभी खेल बाकी है। लविश अभिनव की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसकी बात खत्म होने के बाद उसने उसका मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, छोटे, तुम अभी छोटे ही हो, इसलिए तुम्हें अभी किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बड़ों के बीच में बोलना बंद कर दो। लविश की बात सुनकर अभिनव को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अर्च ने उससे कहा, अभी चलो यहाँ से। इतना कहकर अर्च वहाँ से निकल गया। अभिनव भी उसके पीछे पीछे लविश को गुस्से से देखते हुए चला गया। उससे थोड़ा दूर खड़ा साहिल कपूर उसकी इस बहस को सुन रहा था। उन सब के वहाँ से जाने के बाद वो भी उनके पीछे पीछे आ गया। जैसे ही साहिल उस मीटिंग रूम में गया तो उसने एक नज़र अर्च की तरफ देखा, फिर जाकर एक चेयर पर बैठ गया। अभिनव, अर्च के अलावा और भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ आए हुए थे। अभिनव की नज़र जैसे ही साहिल पर पड़ी तो उसने अर्च को कोहनी मारते हुए कहा, भाई, ये आदमी तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैंने इसको कहीं तो देखा है। अर्च ने एक नज़र साहिल की तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें कहीं और घुमा ली, लेकिन अभिनव ने दोबारा से उसे कोहनी मारते हुए कहा, अरे भाई, मुझे याद आ गया, ये तो फेमस स्टार साहिल कपूर है ना। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? लविश उनके ही बगल में बैठा हुआ था। उसने अभिनव की तरफ बिना देखे कहा, इसलिए ही तो मैं तो छोटा कहता हूँ। तुम बिजनेस की दुनिया में तो हो, लेकिन अपने भाई की तरह तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता।
तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि साहिल कपूर एक स्टार होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी था, लेकिन कुछ सालों से वो एक्टिंग को छोड़कर सिर्फ बिजनेस कर रहा है और उसने इसमें अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है। हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन सब जगह इनका अच्छा खासा बिजनेस है। और मुंबई में तो है ही। तुमसे पूछा किसने? मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ। अभिनव ने लबिस की तरफ चिढ़कर देखा। आज को जैसे उन दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2 घंटे बाद एक एक करके सब बिजनेसमैन उस मीटिंग रूम से बाहर निकले। सबके चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी। साहिल भी वहां से निकल ही रहा था कि वो अच से टकरा गया। जैसे ही साहिल और अच की नज़रें मिली तो साहिल थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए अच की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रायजादा, तो ये आप हैं। लगता है आपको भी लोगों की भावनाओं पर पानी फेरने में काफ़ी मज़ा आता है। अच ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, और तुम्हारा क्या साहिल कपूर, तुम्हें भी आजकल लोगों की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन निकलवाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। आज की बात सुनकर साहिल थोड़ी देर के लिए सकपका गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसका मतलब आज को सब पता था, लेकिन फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, अपने कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन निकलवाना बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अर्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके इस तरह से देखने पर साहिल परेशान हो गया। तभी उसने उससे कहा, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर साहिल वहाँ से तुरंत निकल गया। अंत में लविश, अभिनव और राज उस रूम से बाहर निकले। अभिनव ने खुश होकर लविश से कहा, क्यों मिस्टर लविश ओबराय, अगर आप हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चैलेंज नहीं करते तो शायद आज ये प्रोजेक्ट आपका होता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नाम इस साल का एक और अचीवमेंट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। उसकी बातें लबिस के सीने पर किसी खंजर का काम कर रही थीं, लेकिन आज बिल्कुल चुप था। वह सीधा जाकर अपनी कार में बैठ गया। अभिनव अभी भी लबिस को सुनाया जा रहा था। साहिल के घर में सुहानी काफ़ी देर से बोर हो रही थी, इसलिए वह बाहर गार्डन में टहलने चली गई। उसने गेट को देखा कि स्कूल में अभी अभी हाफ टाइम हो रहा है और सब बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। सुहाना का मन हुआ कि वह एक बार जाकर उन बच्चों से मिले, इसलिए वह गेट के से बाहर जाने लगी। तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम, सर ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। सुहाना ने उस बॉडीगार्ड की साइड देखा और कहा, मैं बाहर नहीं जा रही, मैं तो बस यहीं थोड़ी दूर तक जा रही हूँ, लेकिन सर ने हमें कहा है कि हम आपको कहीं ना जाने दें। सुहानी थोड़ा चिढ़ते हुए उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोली, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो और देखो, मैं बस यहीं तक जा रही हूँ। ये साहिल भी ना कभी हद कर देता है। ये कहकर वो वहाँ से निकल गई और वह बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे चला आया। सुहानी स्कूल के पास पहुंच चुकी थी। उसने उस स्कूल की तरफ देखा कि वहां पर बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। तभी उसकी नज़र निहाल पर पड़ी, जो एक साइड पे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वह और बच्चों के जैसे खेल भी नहीं रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।